हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। रिसेंटली चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था जुलाई 2022 में, उसके कंपेयर में जुलाई 2023 में 0.3% डिक्लाइन किया है। यानी कि चाइना में डिफ्लेशन जैसा सिचुएशन एराइज हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं डिफिनेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इसके कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, चाइना में डिफ्लेशन के क्या कारण हैं, चाइना में जो डिफ्लेशन आया है उससे इंडिया और वर्ल्ड किस प्रकार से इम्पैक्ट होगा और इस डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है डिफ्लेशन के। डिफ्लेशन को कौन अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिफ्लेशन क्या है। तो डिफ्लेशन का अपोजिट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। यदि कोई गुड्स और सर्विसेज आज 100 रुपये में मिल रही है और बाद में इसका प्राइस बढ़कर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे, और यदि ये सस्ता होकर के फ्यूचर में 100 से कम हो जाए तो इसको डिफ्लेशन कहेंगे। डिफ्लेशन करने का मतलब ओवरऑल प्राइस लेवल में सस्टेन और जनरल डिक्रीज देखने को मिले उस कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज में, तो उसको डिफ्लेशन कहेंगे। डिप्लीमेंट्री इन्वायरमेंट में कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करता है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होता है। हाउएवर डिफ्लेशन बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कि कंज्यूमर का डिमांड रिड्यूस हो जाना, गुड्स का ओवर सप्लाई हो जाना, टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण गुड्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका घट जाना, और सेंट्रल बैंक द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी डिफ्लेशन के कारण हो सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण है डिफ्लेशन के। इन केस ऑफ चाइना में जो मेन कारण है वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड है वो रिड्यूस हो चुका है और चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिस कारण से चाइना डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को फेस कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट का बात करते हैं। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है लोअर इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट को लो किया जाएगा, जिससे लोग इनकरेज होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग कर सके और स्पेंडिंग कर सके। लोअर इंटरेस्ट रेट से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा फॉर बिजनेसेस और कंज्यूमर दोनों के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कंजप्शन होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म होगा। सेकेंड रीज़न है इम्प्रूव्ड सेविंग्स इंसेंटिव्स। सेकेंड पॉजिटिव का बात करें तो इम्प्रूव सेविंग्स इंसेंटिव्स। डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन से सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा क्योंकि जो मनी का वैल्यू है वो बढ़ चुका है इसीलिए, और सेवर का फ्यूचर में मनी का जो वैल्यू है उसका वो बढ़ता रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। डिफ्लेशन के थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात करें तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्हेंस होगा। डिफ्लेशन से बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट और स्ट्रीमलाइन में आ सकेगा, और प्राइजेस के फॉलिंग से कंपनी इंक्रीज होगा, कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस होगा, जिससे कंपनी के पास पैसा बचेगा और उस पैसे से वो फर्दर नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाएंगे और इससे मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव बन पाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। इससे कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ पाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी में लाभ मिलेगा और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन होगा। डिफ्लेशन के नेक्स्ट प्रॉफिट का बात करें तो फोर्थ है फेवरेबल फॉर फिक्स्ड इनकम बेनिफिशरीज। वैसे लोग जो कि फिक्स्ड इनकम पे रिलाई करते हैं, जैसे कि पेंशन प्लान, फिक्स्ड एन्युइटीज, उनको भी डिफ्लेशन का लाभ मिलेगा क्योंकि सिंस वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो गया है तो उसका फिक्स्ड इनकम है वो रिलेटिवली मोर वैल्यूएबल बन जाएगा, जिससे कि उनका एक स्टेबल और रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलेगा ड्यू टू डिफ्लेशन। तो ये हो गए डिफ्लेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफ्लेशन के कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। डिफ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस लगातार घटते चले जाते हैं, तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि इस गुड्स और सर्विसेज का प्राइस और फर्दर डिक्रीज होगा, तो ऐसा करके वो परचेजिंग में डिले करते रहते हैं कि उसका प्राइस और घटेगा तब खरीदेंगे, और थोड़ा घटे तो उसके बाद खरीदेंगे, जिससे कि मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड है वो डिक्रीज होने लगता है, और ये डिमांड रिड्यूस होने से जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो घट जाता है, और इससे बिजनेस रेवेन्यूज भी है उसमें गिरावट देखने को मिलता है, और इससे फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो घटता है। और इस तरह का साइकिल
डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करता है, जिससे कि जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जैसे चीज़ देखने को मिलती है। तो ये डाउनवर्ड स्पाइरल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन से धीरे धीरे जॉब लॉस, पॉवर्टी और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है। सेकेंड, डिफ्लेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट का बात करें तो इससे जो बिजनेस रेवेन्यू है वो डाउन होता है। लोअर प्राइजेस होने के कारण जो बिजनेस रेवेन्यूज में भारी कमी देखने को मिलती है, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट लो होता है और फर्दर वो लेस इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लेस करने से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाई हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है बहुत सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि काम कम है और जो मार्केट में डिमांड है वो कम है, जिसके कारण से बिजनेसेस को रेवेन्यू लॉस का सामना करना पड़ता है। थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट का बात करें तो जो सर्विस डेप्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। डिफ्लेशन के कारण जो रियल बर्डन डेप्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्राइजेस फॉल हो जाता है और डेप्ट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है और रियल टर्म्स में इंक्रीज करता है। तो इस तरह का सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को कि वो अपना डेप्ट मैनेजमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। डिफ्लेशन के समय जो रिलेटिव परचेजिंग पावर होता है ऑफ एवरी डॉलर स्पेंड ऑन डेप्ट रिपेमेंट वो बढ़ जाता है जब गुड्स और सर्विसेज का प्राइस गिरने लगता है। हाउएवर, इससे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डिफ्लेशन के एक्चुअल इफेक्ट्स वेरी करने लगता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये है डिफ्लेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं चाइना में डिफ्लेशन के क्या कारण हैं। तो फर्स्ट है जीरो कोविड पॉलिसी। चाइनीज इकोनॉमी एक साल से ज़्यादा समय से स्ट्रगल कर रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया था, उन्होंने इंटायर सिटीज़ को शट डाउन कर दिया था कुछ डेज, इवन कुछ वीक्स के लिए, ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड रोका जा सके। तो इससे कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी रुक गया था, जिससे डिफ्लेशन जैसे चीज़ों का कारण बना। सेकेंड रीज़न का बात करें तो चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में स्लोडाउन देखा जा रहा है। जो चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 20 to 30% होल्ड करता है, जो कि अभी ये सेवियर स्लोडाउन से जूझ रहा है। साथ साथ जो इनके प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो डेप्ट है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो डिमांड है वो घट चुका है ड्यू टू स्लोडाउन। और चाइना के बैंकिंग सेक्टर में जो बैड लोन है वो उसका बर्डन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि चाइना के बैंकिंग सेक्टर में रेवेन्यू का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी डिक्लाइन आना कहीं ना कहीं चाइना में डिफ्लेशन कॉज कर रहा है। थर्ड फैक्टर का बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट। चाइना के यंगर वर्कर्स को जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगर वहाँ का ऑफिशियल जॉबलेस रेट का बात करें तो वैसे लोग जो कि 16 से 24 साल के बीच में हैं वो 21% जॉबलेसनेस का सामना कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। अब चलिए हम लोग समझते हैं जो चाइना में डिफ्लेशन आया है उसके इंडिया में और वर्ल्ड में किस प्रकार के इम्पैक्ट होंगे। तो इंडिया में पहले पॉजिटिव इफेक्ट का बात करें तो यदि चाइनीज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे डिफ्लेशन आया है, इसके कारण हो सकता है चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है और पोटेंशियल भी है कि वो चाइना का जगह ले पाए। इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है विकसित देशों के लिए। यदि इंडिया में इकोनॉमिक में रिफॉर्म तेज़ी से बढ़ता है तो इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल गुड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% पर एनम के आसपास है। वहीं चाइना के डिफ्लेशन के नेगेटिव इफेक्ट का बात करें तो इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है आयरन ओर का और चाइना के द्वारा इंडिया का आयरन ओर चाइना में इंपोर्ट किया जाता है। और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट 20% ऑफ आयरन ओर इंपोर्ट करते हैं और यदि चाइना में इकोनॉमी स्लो डाउन रहेगा तो हमारे आयरन इंपोर्ट पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इंडिया के बेसिक इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं चाइना के डिफ्लेशन का प्रभाव वर्ल्ड पे किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट है, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमी चाइना के ग्लोबल सप्लाई चेन से इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं और यदि वीक डिमांड और डिफ्लेशन के कारण चाइना का एक्सपोर्ट गिरता है तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में एक डिसरप्शन
देखने को मिल सकता है, जिससे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि हम लोग अभी भी चाइना के इंटरमीडिएट गुड्स पर रिलाई करते हैं। सेकेंड है, इसका ग्लोबल ग्रोथ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना का इकोनॉमिक हेल्थ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है ग्लोबल ग्रोथ पे। और ड्यू टू डिफ्लेशन, यदि चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होता है तो इससे वर्ल्ड में भी गुड्स और सर्विसेज का जो डिमांड है वो रिड्यूस देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन क्रिएट कर सकता है। थर्ड कॉज का बात करें तो सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चाइना के डिफ्लेशन के कारण बहुत सारे सेंट्रल बैंक वेरियस कंट्रीज के मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और ग्लोबल लोअर डिमांड होने के कारण इम्प्लीमेंट्री प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज के इफेक्टिवनेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कारण है जो वर्ल्ड फेस कर सकता है ड्यू टू चाइनाज डिफ्लेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या किया जाना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना को में जो हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और नए स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि चाइना के डिफ्लेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से को मिटिगेट किया जा सके। चाइना के डिफ्लेशन से बहुत सारे इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डेब्ट बर्डन बढ़ सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल सकता है, इससे जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उसमें गिरावट हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी में चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, और डिफ्लेशन को एड्रेस करने के लिए फिर हमारे कंपनीज को फिस्कल स्टिमुलस देने का आवश्यकता पड़ेगी। तो फिस्कल स्टिमुलस देकर और सफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लेकर डिमांड को फिर से बूस्ट किया जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिग्नाइट किया जा सकता है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था डिफ्लेशन का एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसका सही आंसर सी है, इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि लगातार गुड्स और सर्विसेज का प्राइस गिरता जाता है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।